नविता क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो 1500 प्लस जो MCQs हैं, बिट्स हैं, उसकी हम एक सीरीज़ स्टार्ट की है। हम इसको एज ए मैराथन क्लास कवर करेंगे और जो ये इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन है या ये जो हिट क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी ये पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं आगे आने वाली एग्जामिनेशन में। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहें और जो भी ये क्रिप्स और करंची जो क्वेश्चन है बिट्स फॉर्म में उनको कवर करने की कोशिश करें। आज का जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हमने जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें माउंटबेटन प्लान का डिस्कशन किया था। आज अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है हमारा फेडरल फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। देखिए, जो फेडरल फीचर है इंडियन गवर्नमेंट का वो कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया। फेडरल है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। जहाँ पे आप देखें फेडरल फीचर में 3 सूचियाँ होती हैं। आपकी यूनियन सूची, यूनियन लिस्ट जिसको बोलते हैं, फिर आपकी कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं, जिसमें दोनों राज्य और जो राज्य और जो यूनियन गवर्नमेंट है, संघ है, वो कानून बना सकता है। और जो थर्ड है वो स्टेट लिस्ट है। उसमें सिर्फ स्टेट का ही दायरा फिक्स है कि स्टेट इसमें कानून बना सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे फेडरल जो फीचर है, इंडियन जो गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें दोनों ही संघ और जो राज्य हैं इनकी जो पावर है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल फीचर लिया गया था जो इंडियन गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 हमने कवर किया। उसके बाद विच फीचर वाज बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार मैचिंग में एक इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। जो ब्रिटिश जो संविधान है उनसे क्या क्या लिया गया। लॉ ऑफ मेकिंग प्रोसीजर, ठीक है, लॉ जो हम बनाने का जो प्रोसीजर है, जो हम लॉ बनाते हैं वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम, सही बात है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए भारत में जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था वो लंबे टाइम से चला। पहले रेगुलेटिंग एक्ट आए, फिर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, इंडियन काउंसिल एक्ट आए। तो इस तरीके से क्या है, जो सिस्टम जनरेट हुआ वो पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक फाउंडेशन था और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी से इस्टेब्लिश कर चुकी थी। थर्ड जो पॉइंट है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जो ब्रिटिश जो संविधान है वहाँ से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ। जो हमारा संविधान है वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है? रूल ऑफ लॉ, ठीक है। आप कानून के दायरे में काम करेंगे, कानून के दायरे में रहकर ही अपना जो जीवन यापन या प्रोफेशन है या वर्क कल्चर है उसको मेंटेन रखेंगे। ये आपका रूल ऑफ लॉ है। अगर आप रूल को ब्रेक डाउन करते हैं, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया आर इक्वली वो पेनलाइज होंगे अगर आप कोई भी रूल का ब्रेक डाउन करते हैं या किसी भी का रूल का उल्लंघन करते हैं। इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है। तो इसलिए रूल ऑफ लॉ इट्स एवरीवेयर। इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ये अच्छी बात है, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। अकॉर्डिंगली विच अमंग द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन इंडिया। तो इंडिया में सुप्रीम कौन है? सबसे पावरफुल इंडिया में कौन है? आप देखें, पार्लियामेंट पावरफुल नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वो संविधान से चलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मोर सुप्रीम देन एनीथिंग एल्स इन द इंडिया। दैट इज़ संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर रहकर ही बाउंड होके ही आपको काम करना पड़ेगा। चाहे उसमें पार्लियामेंट है, चाहे उसमें राज्य सरकार है, चाहे उसमें राष्ट्रपति हैं, सभी जवाबदेही हैं हमारे संविधान से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, उसके सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स क्या थे, वो भारतीयों के लिए क्या लेके आई, अच्छी चीज़ें क्या आई उसमें। अगर हम देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
ये बहुत अच्छे प्रोविज़न्स थे, जिसमें अगर हम डिस्कस करें, पहला जो प्रोविज़न्स था वो था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। ठीक है, फेडरल कोर्ट का गठन किया गया। नाउ डायरकी एट सेंटर, डायरकी सेंटर में रखेगी। प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी दे दी गई। ये बहुत अच्छे जो पॉइंट्स थे ये इसमें रखे गए। उसके साथ में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रखी गई। उसके बाद अगर हम बात करें एक्ट ऑफ 1935 एबोलिश्ड, जो 1935 का जो एक्ट था वो किस चीज को एबोलिश्ड किया, उसने किसको खत्म किया? डाइआर्किन प्रोविंसेस, प्रोविंस के अंदर जो डाइआर्की थी, द्विवीय शासन जो था उसको खत्म किया। क्वेश्चन नंबर 39, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अंडर द कैबिनेट। सही बात है, जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था वो उसके तहत ही जो संविधान सभा थी उसका सेटअप किया गया, ताकि संविधान का, भारत के संविधान का निर्माण हो सके। तो संविधान जो सभा आपसे पूछा जाए किस मिशन प्लान के तहत आई थी या उसका गठन किया गया था, वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ये चीज आप याद रखना। उसके बाद इसी में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड एज पर द प्रपोजल ऑफ, वही है, फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। जो प्रपोजल रखा था वो किसके तहत रखा था? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत रखा था, ये रखा 1946। तो देखिए क्वेश्चन की जो फॉर्मेट है ना वो चेंज कर रहे हैं। ये कि हमने एग्जाम जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हो चुके हैं, किसी भी स्टेट का एग्जाम है, चाहे वो बिहार पीसीएस का है, चाहे वो झारखंड का है, चाहे वो आपका पंजाब पीसीएस का है, हरियाणा पीसीएस का है, या आपका राजस्थान पीसीएस का, हमने ये क्वेश्चन की जो फॉर्मेट है ना, ये आपको यूपीएससी फ्री पीडीएफ पे मिलेगी, आप वहां से ये ले सकते हैं। और उसमें ये क्लियर कट जिन्होंने कंपाइलेशन किए हैं उन्होंने जितने भी एग्जाम हो चुके हैं वहां से ये उठाया। तो डेफिनेटली क्या, जो क्वेश्चन की जो फॉर्मेट है वो चेंज कर देता है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन आपका जो क्वेश्चन का जो बेसिक्स है रहेगा, तो वो इसी तरीके से आप अपने जो बेसिक्स हैं वो क्लियर कीजिए। आपके हर एक कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप कोई भी क्वेश्चन इजी से निकाल लेंगे। इसके बाद हम बात करें, इन विच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, 1942 में, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अंडर कैबिनेट मिशन, ये लिख दिया इसने। ठीक है, हैड द स्ट्रेंथ ऑफ, अब क्वेश्चन को चेंज किया है, जो विधानसभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत, वो उसकी स्ट्रेंथ क्या थी उस टाइम पे? जो विधानसभा का गठन हुआ उस टाइम पे उसकी स्ट्रेंथ 389 मेंबर थी, 389 मेंबर्स। जब मुस्लिम लीग क्या हुआ आफ्टर विड्रॉल, जब भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ उस टाइम पे क्या हुआ, 1940, देखिए 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, 1947 में भारत और पाकिस्तान का क्या होता है, डिवीजन होता है, वो डिवाइड हो जाते हैं। तो मुस्लिम लीग विड्रा होगी क्योंकि दो ही मेन पार्टियां थी, एक तो कांग्रेस एक मुस्लिम लीग। उसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी फिर हमारी संविधान सभा की? जैसे ही मुस्लिम लीग अलग हुई तो हमारी संविधान सभा की जो स्ट्रेंथ है वो 299 रहेगी, 299। तो आपको ध्यान रखना है जो इनिशियल स्ट्रेंथ थी 389। ठीक है, आप जब मुस्लिम लीग सेपरेट हो गई या फिर पाकिस्तान का डिवीजन हो गया तो जो स्ट्रेंथ थी 299 रहेगी। आप इसको जब माइनस करेंगे 389 से, 389 से 299, तो ये जीरो, 9 में से 9 गए जीरो, 18 में से 9 गए 9, और ये फिर 2 में से, तो अराउंड जो 90 मेंबर थे वो आपके क्या हो गए, आउट हो गए। कहाँ गए वो? वेस्ट जो इंडिया था वो पोर्शन सारा पाकिस्तान बन चुका था, इसलिए 90 मेंबर मुस्लिम लीग के वहां ट्रांसफर हुए। हाउ मेनी कमेटी वर सेटअप, जो कमेटी थी वो कितनी सेटअप की गई? 13 कमेटियां थी संविधान सभा की, जो संविधान सभा का फ्रेमिंग करना था, इसलिए टोटल 13 जो कमेटियां थी वो जो संविधान सभा का गठन कर रही, जो संविधान सभा का गठन हुआ था हमारे संविधान का निर्माण हो तो उसमें 13 कमेटियों को रखा गया। नेक्स्ट
Next question is, who of the following acted as a constitutional advisor to the Constituent Assembly? जो संविधान सभा थी उसके जो जो संविधान के एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवाइजर थे, संवैधानिक एडवाइजर जो थे, वो BN राव थे। ये बहुत अच्छा जो क्वेश्चन है, क्योंकि BN राव के बारे में जो काफी एग्जाम में पूछा गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की जहां भी बात आई तो वो BN राव ही थे। डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय द, संविधान की डिमांड और संविधान सभा का जो फ्रेमिंग था, उसका जो ढांचा तैयार करने की जो मांग थी, वो किसने रखी थी? गांधी जी ने रखी थी। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज फर्स्ट नोटेड। जो पहली बार जो आइडिया आया था, देखिए इन्होंने तो ये डिमांड रखी थी गांधी जी ने, लेकिन आइडिया कहां से आया संविधान सभा का, ताकि संविधान सभा एक संविधान का गठन कर सके, भारत के संविधान का गठन कर सके। पहली बार कब आया ऐसा आइडिया? ये स्वराज पार्टी ने 1928 में इस मुद्दे पे बात की थी और संविधान सभा के बारे में डिस्कस किया था कि हमें एक संविधान सभा की जरूरत है, ताकि हम भारत के लोग अपने संविधान का निर्माण कर सकें। तो स्वराज पार्टी थी वो 1928 में उन्होंने इस आइडिया को आगे रखा था। उसके बाद who started with the presentation of objective resolution, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो किन्होंने प्रेजेंट किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था। और इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसके जो प्रोविजंस हैं वो हमारे संविधान में प्रियम्बल जो है उसमें निहित है। जो प्रस्तावना पत्र है उसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से बहुत कुछ लिया गया है। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रेजेंटेशन की गई थी, उसमें जो प्रोविजंस हैं वो प्रियम्बल में निहित हैं। Who was the objective resolution moved and adopted? When was the objective resolution? जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसका मूव करना एंड अडॉप्टेड करना, उसको अडॉप्ट 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था। उसके बाद इसमें नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पीछे क्वेश्चन आया था उसमें कि इलेक्टेड जो इलेक्शन जो होते थे वो सिर्फ प्रोविंशियल असेंबली में होते थे। प्रिंसली स्टेट अपने जो मेंबर थे उनको डायरेक्टली भेजते थे, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन के तरीके से, मतलब वहां पे इलेक्शन नहीं होता था लेकिन वो डायरेक्टली वहां पे जो संविधान सभा थी उसमें भेजते थे। लेकिन प्रोविंशियल असेंबली जो थी वहां पे इलेक्शन होता था मेंबर को संविधान सभा में भेजने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है, ये याद रखना आप। फिर 9 दिसंबर 1946 को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टेड एज ए प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे ये सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये सीनियर लीडर थे, इसलिए इनको क्या है, प्रेसिडेंट का पद दे दिया गया कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट कर लिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है, देखिए जो ये जो क्वेश्चन फॉर्मेट है ना, ये आपका एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस इस तरीके से कि आपको स्टोरी में वो चीजें याद रहें, क्योंकि सीक्वेंस में देखिए हम संविधान सभा का डिस्कस कर रहे हैं, उसका डेट का डिस्कस कर रहे हैं, उनके प्रोविजनल जो प्रेसिडेंट है उनका डिस्कशन कर रहे हैं, फिर जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उसका डिस्कशन आएगा। इस तरीके से आपको ना जो भी चीजें याद होंगी वो एक स्टोरी की तौर पे याद होंगी, ताकि आप उनको इजी से रिमेम्बर कर सकें और उसको आप इजी से रिवाइज कर सकें। संविधान सभा जो थी उसमें क्या है, इलेक्टेड ऑन 11 दिसंबर 1946 को एज इट्स परमानेंट चेयरमैन। देखिए 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है, 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को वो अपना परमानेंट चेयरमैन या प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, जो थे राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है, ये परमानेंट मेंबर थे, याद रखना। सिद्धांत सिन्हा जी थे वो प्रोविजनल थे, वो कुछ टाइम के लिए थे। हु इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये जो क्वेश्चन है ना काफी एग्जाम में आया है, और ये घुमा फिरा के किसी न किसी एंगल से ये चेंज करते हैं इसको। और जो इनके जो चेयरमैन थे ना ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो थे बी आर अम्बेडकर जी। अब इसी सीरीज में हम देखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी पूछते हैं, वो कौन कौन थे, कितने मेंबर थे, ये भी पूछते हैं। द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द बी आर अम्बेडकर। नेम ऑफ बी आर अम्बेडकर कमेटी इज एसोसिएटेड विच ऑफ फॉलोइंग चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखिए क्वेश्चन एक ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्वेश्चन एक ही है, लेकिन घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूज करना है, इसलिए आप एक बेसिक तैयार कीजिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए क्या गठन किया गया था। उसके बाद जो मेंबर थे वो कौन कौन थे, अम्बेडकर जी थे, गोपालचारी अयंगर थे, कृष्ण स्वामी अलादी कृष्ण स्वामी ठीक अय्यर थे। उसके बाद आपके सादुल्ला थे, डीपी खेतान थे, तो मुंशी थे। इस तरीके से आप इनके याद रखिए, अय्यर, अयंगर, मुंशी, सादुल्ला, अम्बेडकर। अम्बेडकर तो चेयरमैन थे ही आपके, डीपी खेतान, ठीक है। हमें इनको इनके नाम याद रखने हैं। कई बार क्या होता है, वो जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है उसमें पूछे इनमें से कौन नहीं थे, इनमें से कौन नहीं थे। देखिए आपको अम्बेडकर का नाम याद हो गया, ड्राफ्टिंग कमेटी जो मसौदा कमेटी जिसको बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, सादुल्ला, आपका डीपी खेतान। अगर आपको ये नाम याद हो गए तो आप कोई भी, अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद का नाम देता है तो डेफिनेटली आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद पूरी संविधान सभा के क्या थे, चेयरमैन थे। और संविधान सभा में कितने कमेटी थी, 13 कमेटियां थी। ड्राफ्टिंग कमेटी उनमें से एक कमेटी थी, तो ये याद रखना आप इस चीज। हाउ मेनी प्रोविजंस ऑफ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मेनी प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम। ये क्वेश्चन यहाँ पे ना टाइपो एरर है, 1919 से नहीं लिए गए हैं। बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं हमारे संविधान के वो 1935 के एक्ट से लिए गए, याद रखना इसको। ये टाइपो एरर है, कहीं ना कहीं ये गलती से पेस्ट हो गया है। तो इसमें 1935 से लिए गए बहुत सारे जो प्रोविजन 1935 के एक्ट के हैं वो हमारे संविधान में अंकित हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायआर्की। डायआर्की इंट्रोड्यूस किया था प्रोविंसेस के अंदर। डायआर्की का मीनिंग क्या है, डबल गवर्नमेंट, ठीक है। डबल गवर्नमेंट था डायआर्की का मीनिंग। 1919 में, 1919 से याद रखें, दो बार 1919 है तो डेफिनेटली क्या है, ये डायआर्की का सिस्टम दिखाई दे रहा है, मतलब डबल गवर्नमेंट थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन। 6 दिसंबर 1946 को उसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था। 6 दिसंबर 1946 को एस्टैब्लिश किया गया था और 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, ठीक है। ये याद रखना आपको, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है और उस मीटिंग में सचिदानंद सिन्हा जी को चेयरमैन इलेक्ट कर लिया गया था। उनके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 को जो परमानेंट चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको इलेक्ट कर लिया गया था। तो आप लोगों को ये चीजें सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। हम एक स्टोरी की तरह इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे हैं, आपके बेसिक भी कवर कर रहे हैं। साथ में आपका कोई क्वेश्चन अगर कहीं से भी आता है, इनसे अलग जो हम हमारे पास जो एक क्वेश्चन फॉर्मेट है, इनसे अलग से भी कोई आता है तो डेफिनेटली हम डिस्कशन के साथ उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या अडॉप्ट किया था हमने। 26 नवंबर अडॉप्ट किया था हमने, उसको अपना लिया था कि हाँ ये हमारे देश का संविधान है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने उसको लागू कर दिया था, केम इनटू फोर्स ऑन। तो इसलिए दो चीजों में कंफ्यूजन ना रखें। पहली क्या है, आपको डेट याद होनी चाहिए, 6/12/1946 को संविधान सभा का गठन हो चुका था। 9 दिसंबर को 1946 को इसकी पहली सभा में जो
चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, उनको चुन लिया गया सिद्धांत सिन्हा जी को 11 को 11 दिसंबर 1946 को चेयरमैन जो परमानेंट चेयरमैन थे उनको इलेक्ट कर लिया गया राजेंद्र प्रसाद जी को। और संविधान की जो अडॉप्ट था बन के जो तैयार हो चुका था वो 26 नवंबर की डेट है, 26 नवंबर 1949 को। अभी 26 नवंबर आने वाला है, ऑलमोस्ट आपका ये मान के चलिए 1 महीना 10 दिन 11 दिन बाकी हैं। तो हम हमारा जो संविधान है 26 नवंबर को हमने अडॉप्ट किया था, उस दिन को भी हम सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, फोर्स मतलब लागू कब हुआ था? 26 जनवरी। देखो दोनों में एक ही है, 26 और 26, डिफरेंस इतना है। हमने अडॉप्ट अपनाया था कितनी तारीख को? 26 नवंबर को, और अगले ही साल 26 जनवरी को हमने वो उसको लागू कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल, पार्ट एंड शेड्यूल कितने हैं, उसमें अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं, और शेड्यूल कितने हैं, ठीक है, अनुसूची कितनी है। तो अब जो संख्या है ये यहाँ पे क्या है, उस टाइम पहले ये पीडीएफ प्रिपेयर की गई थी। अब जो अनुच्छेद है 448 के लगभग है, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। लेकिन इनिशियल में हमारे पास 395 और ये हमारे क्या थे, अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे। उसके बाद जो हमारी अनुसूचियां थी वो लगभग यहाँ पे क्या है, पार्ट्स जो थे वो 15-18 के बीच में थे। उसके बाद 18 या 15 के बीच में थे। उसके बाद जो शेड्यूल अनुसूची है वो 8 थी, आपको याद रखना है। लेकिन हमें करंट का याद रखना है, 448, 445 भी आता है कहीं पे, 448 भी आता है। आपके 25 आपके क्या है, पार्ट्स हैं, भाग हैं, और 12 आपकी अनुसूची है, शेड्यूल्स। हाउ मेनी टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू, जो संविधान सभा थी उसने कितना टाइम लिया संविधान को गठन करने में, संविधान को बनाने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कैसे काउंट करेंगे हम इसको? देखिए 6/12 को हमारी संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था, 9 को पहली मीटिंग, हम इस डेट से काउंट करेंगे। उसके बाद 26 नवंबर 1911 को हमने उसको क्या किया था, 26 नवंबर 1949 को हमने उसको अपना लिया था। अब 1940 से 1949 में ये काउंट करेंगे जब हम इसको, तो लगभग आपके क्या है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमने हमारे संविधान का निर्माण कर लिया था, ठीक है। उसके बाद who had given the idea of constitution of India of all, मतलब फर्स्ट टाइम किसने आइडिया था? एम एन रॉय ने दिया था, ठीक है ना। हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए, ये एम एन रॉय ने बोला था। ये एक आइडिया था उनका कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए, एम एन रॉय जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन, हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है और बल्कि डॉक्यूमेंट है, बहुत, जिसको बोलते हैं कि बहुत भारी भरकम, इन द सेंस की बहुत सारे प्रोविजंस इसमें लिखे हुए हैं, बल्कि डॉक्यूमेंट है। तो इसलिए अगर आप बात करें ब्रिटिश संविधान की, ब्रिटिश संविधान लिखित संविधान नहीं है, लेकिन भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कमेटी कंस्टिट्यूएंट पीपल रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लिखित संविधान हमारे देश का संविधान क्या है? रिटन है। कॉन्स्टिट्यूशन which provide for a series of semi-autonomous states joined together as a nation is federal constitution। इसमें क्या बोला गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है which provide for a series of autonomous states joined together, जो सीरीज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स हैं वो अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में क्या हुआ, जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, ये अलग अलग चीजें थी। अब बात करते हैं हमारे सरदार पटेल जी की, 562 के लगभग जो रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनको इकट्ठा किया, और 11 प्रोविंसेस थे, 11 प्रोविंसेस सभी ने मिलके ये सेमी ऑटोनोमस स्टेट थे, सारे के सारे सेमी ऑटोनोमस। इन्होंने मिलके हमारे फेडरल जो संविधान है उसका गठन किया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किसका फीचर है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। जो यूनियन गवर्नमेंट है
उसकी पावर ज्यादा होती है इन कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तब जब इमरजेंसी की बात है। लेकिन इन केस ऑफ स्टेट, अगर स्टेट के पास जो पावर है वो सिर्फ उसके राज्य की जो सीमा है उस तक ही सीमित है, उससे आगे वो लॉ या किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए उसको जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके अंडर रह के ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, हम डबल इंजन गवर्नमेंट बोलते हैं या सुनते हुए न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल्स पे। डबल इंजन गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है? देखिए, यूनियन गवर्नमेंट जो है आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, पीएम मोदी है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे हरियाणा की मैं बात करूं, वहां पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो हो गई नहीं डबल इंजन गवर्नमेंट। आपकी यूनियन में भी बीजेपी है, सेंटर में जिसको बोलते हैं, सेंटर में गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, वहां पे भी क्या है, आपकी बीजेपी गवर्नमेंट है, और स्टेट में भी आपकी बीजेपी गवर्नमेंट है। ऑब्वियसली जो यूनियन गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देगी स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बजट जो है वो कहाँ से आ रहा है हमारा, वो आ रहा है यूनियन गवर्नमेंट से, और हेल्प हेल्प कर रही है स्टेट गवर्नमेंट की। अगर कहीं ना कहीं दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपका यूनियन गवर्नमेंट किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, लेकिन राजस्थान का एग्जांपल ले हम, राजस्थान में किसकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डबल इंजन गवर्नमेंट नहीं बोल सकते, दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है, तो इसलिए कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन होती है, और बजटिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसको डबल इंजन गवर्नमेंट नहीं बोल सकते। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। अगर हमारे संविधान का जो अमेंडमेंट है ना, संशोधन है, वो लेजिस्लेचर के द्वारा होता है, हमारी जो संसद है वहां पे किया जाता है, तो ऑब्वियसली अगर वो एक सिंपल एक्ट के तहत हो रहा हो, क्योंकि संविधान के संशोधन के भी बहुत सारे तरीके हैं, 3 तरीकों से किया जाता है। एक आपका सिंपल वे में किया जाए, ठीक है, आपका 2/3 मेजोरिटी के साथ किया जाए, और आपका 2/3 मेजोरिटी प्लस 50% जो स्टेट की कंसेंट है उससे किया जाए। तो नॉर्मली हम अगर इन तीनों तरीके से संविधान का संशोधन कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से कर रहे हैं, 2/3 मेजोरिटी से कर रहे हैं, 2/3 मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ स्टेट, जो स्टेट्स हैं उनकी कंसेंट है 50%, तो 3 तरीकों से संविधान का संशोधन कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए अगर सिंपल एक्ट से कर रहे हैं हम संविधान का संशोधन, तो इसका मतलब हमारे देश का जो संविधान है वो क्या है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लचीला जिसको बोलते हैं, आप उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, जो संसद है वही काम कर सकती है। संसद में जो दो सदन है, आपकी राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के पास पावर है कि वो संविधान के संशोधन को लेके आ सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। Which one of the following provision of Constitution came into force soon after its adoption? 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान का जो क्या किया था, हमने अडॉप्ट कर लिया था। 26 नवंबर हमने मतलब अपने आप में उसको यस कर दिया था कि यस हम इसको मानते हैं, हमारा देश का संविधान है 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें ना 3 प्रोविजन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो लागू किए गए थे, उसी टाइम पे लागू किए थे 26 नवंबर को। लेकिन हमारे देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, फोर्स में आया था। उससे पहले ये 3 प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन एक स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, मुझे याद है यूपीएससी में भी पूछा गया था एक बार ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। प्रोविजनल पार्लियामेंट पहला प्रोविजन था, 26 नवंबर 1949 को ही ये 3 प्रोविजन थे सिर्फ। प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप एंड प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन, 3 प्रोविजन आप याद रखना जो 26 नवंबर 1949 को थे संविधान में। पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजनल पार्लियामेंट होनी चाहिए देश में, प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप नागरिकता जिसको बोलते हैं, और इलेक्शन चुनाव प्रणाली। तो ये 3 प्रोविजन पहले 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान में प्रेजेंट थे, लेकिन हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद सारे प्रोविजनों को ऐड किया गया एक्सेप्ट 3। ठीक है, उसके बाद इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड अंडर द आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में भारत जो है हम उसको किस तरीके से देखते हैं, दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1,
what is India, or India has been described as Union of States. हमारा जो भारत है, यहाँ ये मान के चलिए भारत है, ये हमारे स्टेट्स, ठीक है। अब जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स अपनी जो इनकी मर्जी थी, वहां पे हम यूनियन बनाया इन्होंने, गवर्नमेंट बना, लेकिन ये अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। मतलब भारत को छोड़ के या अपना किसी देश के साथ ये अपना संबंध नहीं बना सकते। दूसरी चीज, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है, इस मान लीजिए इस राज्य का नाम चेंज करना है या उसकी बॉर्डर जो एरिया है वो चेंज करना है, इसी तरीके से उसका संशोधन करना है, तो वो यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है। इसलिए बोलते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें क्या, जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ठीक है। ये ध्यान रखना इसमें। इंडिया इज ए, उसमें क्या है, इंडिया भारत में यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट इज अनडिस्ट्रक्टिबल बट स्टेट इज डिस्ट्रक्टिबल। स्टेट को हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसका बॉर्डर एरिया चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब वो स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो सेपरेट हो जाए यूनियन गवर्नमेंट से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल, हमने बात की, क्योंकि मैंने 3 तरीके से संविधान का संशोधन बताया आपको। संविधान का संशोधन 3 तरीके से होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, संविधान का संशोधन है, सिंपल मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ स्टेट कंसेंट। हमारे यहाँ पे टोटल मिला के 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। टोटल मिला के 36 हुए। अब उनमें से 50% अगर किसी भी संविधान के संशोधन के बिल पे राजी हो जाते हैं और 2/3 मेजोरिटी अगर संविधान संसद में अवेलेबल है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में वो बिल पास किया गया 2/3 मेजोरिटी के साथ, और 50% राज्य उसको सहमति दे देते हैं, मतलब 36 है तो 36 में से 18 या 19 उसमें कंसेंट यस कर देते हैं, तो वो संविधान का संशोधन हम मानेंगे। उसके बाद एक सिंपल मेजोरिटी से अगर हम कर रहे हैं, सिंपल मेजोरिटी में क्या है, हमें स्टेट की कोई कंसेंट की अनुमति की जरूरत नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में जितने मेंबर हैं वो उसमें क्या है 50-50% में ये मान के चले, अगर वो संविधान के संशोधन पे हाँ कर देते हैं तो संविधान का संशोधन हो गया। तो इसलिए हमारे संविधान के संशोधन जो है वो पार्टली रिजिड है, टफ भी है। क्योंकि टफ क्यों है, क्योंकि सिंपल में टफ इसलिए है क्योंकि 2/3 मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ स्टेट कंसेंट से ये किसी भी संविधान के जो फेडरल इशू पे अगर हम बात करें, तो अगर कोई फेडरल इशू है जो जिसमें राज्य और यूनियन की हमें कंसेंट चाहिए ही चाहिए और दोनों के कहीं ना कहीं मुद्दे शामिल हैं, तो हमें 2/3 मेजोरिटी संसद में प्लस 50% राज्यों की अनुमति चाहिए। इसलिए हमारे पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से भी हमारे संविधान का संशोधन हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये बार बार आ चुका है क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। सही बात, फेडरल तो है वो, क्योंकि उसमें यूनियन, फेडरल का मतलब क्या है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। अब इनमें भी क्या है, फेडरल में 3 लिस्ट बनाई गई हैं, आपकी यूनियन लिस्ट, आपकी कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। इन लिस्ट में जो भी जो प्रोविजंस हैं वो अलग अलग हैं, इनके लिस्ट है इनकी, ये कहाँ कानून, यूनियन गवर्नमेंट कहाँ कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। समवर्ती सूची मतलब यूनियन गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट को दोनों को बराबर का दर्जा है कि वो दोनों कानून बना सकते हैं। एजुकेशन पे भी कानून बना सकती है, फॉरेस्ट पे भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर यूनियन गवर्नमेंट ने पहले कानून बनाया है, सपोज एजुकेशन पे या फॉरेस्ट पे, और स्टेट ने बाद में बनाया है, तो यूनियन गवर्नमेंट का कानून मान्य होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कानून मान्य नहीं होगा। ये कंकरेंट लिस्ट की बात करें, समवर्ती सूची। स्टेट लिस्ट में, स्टेट में क्या होगा, राज्य अपने कानून बना सकता है, अपनी जो बाउंड्री है राज्य की उसमें निहित होके अपने राज्य के लिए वो कानून व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फेडरल फॉर्म, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। भारत क्या है, फेडरल फॉर्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यूनिटरी इन स्पिरिट है। यूनिटरी इन स्पिरिट का मतलब क्या है, जैसे ही आप देखें इमरजेंसी का प्रोविजन आता है, इमरजेंसी आती है देश में, यूनियन गवर्नमेंट सारी पावर ले लेती है अपने हाथ में।
अभी मैं एक अच्छा एग्जांपल दूंगा। जैसे ही कोरोना काल आया तो कोरोना काल में क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट ने अपने अंडर सारी पावर ले ली और स्टेट को एकदम से लॉकडाउन का प्रोविजन दे दिया, और राज्य को लॉकडाउन का जो प्रोविजन यूनियन गवर्नमेंट ने दिया था उसमें क्या उसको पालन करना पड़ा। जिसने पालन नहीं किया उसको क्या कहीं न कहीं यूनियन गवर्नमेंट से जो भी डांट या फटकार या जिस तरीके से उनको कोई भी ऐसा पेनल्टी दी गई, तो इस तरीके से जब भी इमरजेंसी हो या पेंडेमिक हो या ऐसी कोई सिचुएशन आए, वार सिचुएशन है, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध अगर हुआ कभी भी, तो यूनियन गवर्नमेंट सारी पावर अपने हाथ में लेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास इस तरीके की कोई पावर नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद द फीचर कॉमन ऑफ बोथ इंडियन एंड अमेरिकन फेडरेशन, दोनों फीचर्स जो मतलब भारत और अमेरिकन फेडरेशन में एक कॉमन फीचर है, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट वुड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे भारत की बात करें चाहे हम अमेरिका की बात करें, उसमें क्या होता है, एक कॉमन फीचर है, हमारे जो संविधान है, चाहे भारत का संविधान चाहे अमेरिका का संविधान है, उसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई भी मामला उलझ गया है, चाहे वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ है या कोई ऐसा कानून है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर सुप्रीम होती है। वो कोई भी संविधान के जो कानून है, संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इंटरप्रेट कर सकता है। इस ये सेम अमेरिका में ऐसा है, अमेरिकन में भी अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम पावर है, वो किसी भी कानून की देख रेख कर सकता है, वो सही बनाया या गलत बनाया। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हमने टोटल जो क्वेश्चन कवर किए हैं, लगभग 76 क्वेश्चन कवर किए हैं। हमारी ये जो सीरीज मैराथन है ये ऐसे ही चलेगी। हम इसमें अच्छी जो क्वेश्चंस हैं फॉर्मेट में हमने जो लिए हैं, फ्री यूपीएससी मटेरियल्स हैं, कहीं न कहीं इनमें टाइपो एरर भी है, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन ऐसा है जैसे आप फेडरल इश्यू के बारे में बात की या संविधान का संशोधन के बारे में बात की हमने, तो हम उस पे एलैबोरेट करके भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए ज़्यादा से ज़्यादा। और स्टोरी की फॉर्मेट में हम जो क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं, हमारी जो ये जो वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को तक कोई भी इंफॉर्मेशन है पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो डेफिनेटली डिसेमिनेट करें, आप लोगों को इसका फायदा हो। नविता क्लासेस में बने रहने के लिए, वीडियो के अंत तक रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।